गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग गाइस। तो बेसिकली हम लोग जीएसटी रिवीजन लेक्चर्स कर रहे थे। तो मैनर ऑफ पेमेंट चैप्टर अपना चल रहा है, तो उसका पार्ट बी लेक्चर अभी वाला ये लेक्चर होगा। दिस लेक्चर विल बी अ शॉर्ट वन, अराउंड 15 मिनट्स, जो रिमेनिंग पार्ट था। एंड शायद ई वे बिल वाला चैप्टर भी इसके साथ ही करा दूं मैं, वो भी छोटा सा है, तो 30 मिनट्स के आसपास ये लेक्चर होगा। तो गाइज एग्ज़ाम आ गए हैं। आई होप यू गाइज आर स्टडिंग रियली हार्ड। कोई नहीं, ये रिवीजन लेक्चर्स फटाफट ख़त्म करते हैं ये जनवरी अटेम्प्ट के लिए, राइट। चलो स्टार्ट करते हैं। तो कल हम लोग ने टीडीएस तक कंप्लीट किया था। आज टीसीएस से चालू करेंगे। टीसीएस इज़ एज पर सेक्शन 52। देखो, TCS इज़ एज पर सेक्शन 2। पहले तो ये देखते हैं, जो TCS कलेक्टर है उनका मैंडेटरी रजिस्ट्रेशन लेना होता है अंडर सेक्शन 24। सो दिस इज़ मैंडेटरी रजिस्ट्रेशन फॉर TCS कलेक्टर। अभी TCS कलेक्टर कौन कौन है? जो सप्लायर है, सप्लायर कलेक्ट्स TCS एट द रेट 1% IGST के केस में, एंड अगर CGST SGST का केस है तो वहाँ पे 0.5% TCS कलेक्ट करके चलेगा, राइट। बिफोर स्टार्टिंग दिस पर्टिकुलर डिस्कशन, एक यहाँ का क्रक्स मैंने लिखा हुआ है। पे हम लोगों को ये देखना है कि गवर्नमेंट का वो सेक्टर में कंट्रोल है या नहीं है। अगर गवर्नमेंट का कंट्रोल है, सी इफ yes, then no TCS, and if no, then TCS will be levied. So this is the basic concept, मतलब ये क्रक्स था। अभी यहाँ पे जो प्रोसीजरल पार्ट इसका बहुत ही छोटा सा है, इतना ही याद रखना है। देखो प्रोसीजरल पार्ट में क्या है। एक तो GSTR 8 shall be filed by the supplier by 10th of next month। तो ये डॉक्यूमेंट उसको फाइल करके चलना है। एंड द TCS कलेक्टर नीड्स टू फाइल एनुअल रिटर्न बाय 31st December, दैट इज आफ्टर फाइनेंशियल ईयर GSTR 9B। ओके, तो यहाँ पे याद रखने वाला बात क्या है? एक तो डेट है 31st December का एनुअल रिटर्न का, दूसरा GSTR 8 है, ये हो गया आपका GSTR 8, एंड द डेट इज 10th of नेक्स्ट मंथ, राइट गाइस। चलो आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे आ जाओ। जो ECO है हम लोगों को पता है, ECO नीड्स टू कलेक्ट टैक्स TCS एट द रेट अंडर सेक्शन 52। तो यहाँ पे ECO कौन होते हैं? ECO stands for Electronic Commerce Operator who owns or maintains a digital platform for effecting supplies on electronic mode। तो यहाँ पे ECO सर्विसेज में 3 नोटिफाइड सर्विसेज है। 3 notified services are there. One is HA, stands for होटल अकोमोडेशन। होटल अकोमोडेशन मतलब आपको पता है जो ओयो रूम्स वगैरह आता है। तो यहाँ पे देखो दो पॉसिबिलिटी है। एक तो जहाँ पे ओयो, मतलब ओयो इज द ECO, तो ओयो जहाँ पे सप्लायर, मतलब जहाँ पे देखो ओयो यहाँ पे टैक्सेबल पर्सन है। क्यों टैक्सेबल पर्सन है? बिकॉज रियल सप्लायर्स टर्न ओवर लेस देन 10 लाख 20 लाख, तो ये उसका रीज़न है। तो ये जो जहाँ पे ये केस बनेगा तो वहाँ पे ओयो विल बी द टैक्सेबल पर्सन। तो ये केस में नो TCS, बिकॉज गवर्नमेंट का कंट्रोल ओयो के ऊपर ऑलरेडी है। फिर देखो TDS TCS इज ओनली अ ट्रैकिंग रिकवरी मैकेनिज्म, दिस इज नॉट अ लेवी, राइट। पहले भी कहा था मैंने। फिर देखो दूसरा केस में जो रियल सप्लायर है, मतलब जो होटल ओनर है। अभी यहाँ पे रियल सप्लायर बोले तो जो होटल ओनर है,
तो अभी जो होटल ओनर है, जहाँ पे उसका टर्नओवर प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में 10 लाख 20 लाख एक्सीड हो गया, तो टैक्सेबल पर्सन ऑब्वियसली होटल ओनर बन गया, तो ये केस में भी टीसीएस एप्लीकेबल नहीं है, बिकॉज ऑफ द सेम रीजन कंट्रोल है ऑलरेडी। फिर एम यू स्टैंड्स फॉर मिसलेनियस यूटिलिटी सर्विसेज। ये तीनों ही कैटेगरी हम लोग ने पहले से ही पढ़ के रखा है, नया कुछ भी नहीं है। तो मिसलेनियस यूटिलिटी सर्विस में एक तो देखो अर्बन क्लैप, तो उसको डीम्ड सप्लायर मान लेंगे या फिर डीम्ड टैक्सेबल पर्सन बना देंगे, जो केस में उधर पे टीसीएस एप्लीकेबल नहीं है। तो भला ये कौन सा केस में बनेंगे, जहाँ पे टर्नओवर लेस देन 10 लाख 20 लाख, तो ये वाले केसेस में अर्बन क्लैप है, इसका ईसीओ वही टैक्सेबल पर्सन बन जाएगा, तो नो क्वेश्चन ऑफ टीसीएस। फिर दूसरा क्या है, जहाँ पे रियल सप्लायर, जो मतलब शॉप का ओनर है, ही विल बी द टैक्सेबल पर्सन इफ 10 लाख 20 लाख वाला लिमिट एक्सीड हो गया, यहाँ पे भी नो टीसीएस है। ये जो 10 लाख 20 लाख वाला चीज़ है ना, दिस इज प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर। फिर तीसरा कैटेगरी है टीपी। टीपी मतलब ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर्स। यहाँ पे देखो जैसा ओला उबर, ये केसेस में ना ऑलवेज द डीम्ड टैक्सेबल पर्सन इज ओला। तो यहाँ पे भी नो टीसीएस, टीसीएस का कोई कंसेप्ट नहीं है, बिकॉज कंट्रोल इज एग्जिस्टिंग। सी, एक छोटा सा यहाँ पे नोट है, नोट में क्या भला बोल रहा है, ऑलरेडी कंट्रोल इज देयर। किसका कंट्रोल? गवर्नमेंट का कंट्रोल। इन केसेस वेयर ऑलरेडी कंट्रोल इज एग्जिस्टिंग, द ईसीओ एंड द रियल सप्लायर बोथ आर रजिस्टर्ड, देन नो टीसीएस। मतलब ये जो चीज़ है ना, दिस इज बेसिकली नॉन एप्लीकेबिलिटी ऑफ टीसीएस। तो नॉन एप्लीकेबिलिटी का एक तो है, देखो एक कंडीशन है कंट्रोल होना चाहिए, दिस इज द फर्स्ट कंडीशन, एंड दूसरा पैरामीटर है बोथ द ईसीओ एंड रियल सप्लायर आर रजिस्टर्ड। तो दो कंडीशन सेटिस्फाइड हो जब जहाँ पे हो जाएंगे, यहाँ पे बगल में मैं लिख देता हूँ, टू कंडीशंस सेटिस्फाई, वो केस में नो टीसीएस। राइट, 1 और 2 से आप लोग याद रख लोगे कौन सा कंडीशन है, बोलो, याद रख लोगे ना? अच्छा चलो, तो पहला है कंट्रोल, दूसरा है रजिस्टर्ड। ये दो इसका कंडीशंस है, फुलफिल जहाँ पे हो जाएगा वहाँ पे टू कंडीशंस आर सेटिस्फाइड, तो नो टीसीएस। ठीक है, यहाँ पे देखो 3 स्पेसिफाइड सर्विसेज का बात हो गया। फिर अदर सर्विसेज, जो अदर सर्विसेज है, भला ये कौन सा सर्विस है? देखो गुड्स भी हो सकता है, सर्विस भी हो सकता है। एक्चुअली ईसीओ के बेसिस पे जनरली सर्विसेज ही होता है। तो एट अदर्स मतलब अदर्स, इतना याद रख लो, नॉट इक्वल्स टू 95 वाला, वो छोड़ के बाकी सारे। तो ये वाले केस में रियल सप्लायर जो भी है, ही इज द टैक्सेबल पर्सन एंड लायबल टू पे जीएसटी। कौन? रियल सप्लायर। एंड इधर पे टीसीएस इज एप्लीकेबल बिकॉज नो कंट्रोल ऑफ गवर्नमेंट। तो अपना जो बेसिक क्रक्स था ना, क्रक्स यही था, पहले देखो गवर्नमेंट का कंट्रोल वो सेक्टर में है या नहीं है। तो इधर पे गवर्नमेंट का कंट्रोल नहीं है, तो वो केस में टीसीएस मैंडेटरी हो गया। तो जहाँ पे कि कंट्रोल वर्ड है अपना कीवर्ड, कौन सा वर्ड बोलो? कंट्रोल। तो कंट्रोल है, यहाँ पे एक्चुअली कंट्रोल नहीं है, तो टीसीएस लेवी हो जाएगा। एंड जहाँ पे टीसीएस लेवी हुआ, ये जो अदर कैटेगरी के सप्लायर्स है, दे आर मैंडेटरीली रिक्वायर्ड टू टेक रजिस्ट्रेशन अंडर सेक्शन 24। ये भी रजिस्ट्रेशन चैप्टर में ऑलरेडी कवर्ड था। तो अभी जो वैल्यू फॉर टीसीएस, मतलब टीसीएस कैलकुलेट करने के लिए, मतलब देखो वैल्यू मीन्स
1% ऑफ वाट, मतलब जो 1% का रेट लगा रहे हैं ना, ये 1% का रेट आप कौन से वाले वैल्यू पे लोगे, तो वो फाइंड आउट कर रहे हैं हम लोग अभी। ये अपना बेसिक क्वेश्चन है, 1% वैल्यू किसके ऊपर। तो यहाँ पे आंसर ये है, एग्रीगेट वैल्यू ऑफ सप्लाई रिड्यूस्ड बाय रिटर्न्स इन अ मंथ। ये जो टी सी एस टी टी एस का कैलकुलेशन है वो सेम मंथ का है, मई का बात चल रहा है तो मई महीने के लिए करेंगे। तो क्या बोला मैंने, एग्रीगेट वैल्यू ऑफ सप्लाई, वो मंथ में जितना भी सप्लाई हुआ उसका एग्रीगेट वैल्यू रिड्यूस्ड बाय एनी सेल्स रिटर्न। तो ये वाला टी सी एस खत्म हुआ। फिर देखो टी सी एस का एक छोटा सा प्रोसीजरल पार्ट है, क्या बोल रहा है, एनी अथॉरिटी नॉट बिलो डेप्यूटी कमिश्नर, मतलब जो डीसी बोलते हैं जिसको प्यार से, एनी अथॉरिटी नॉट बिलो डीसी रैंक मे सर्व अ नोटिस टू अ टीसीएस कलेक्टर टू फर्निश रिकॉर्ड्स ऑफ सप्लाईज गुड्स और सर्विसेज। ठीक है, मतलब यहाँ पे कौन सा क्रक्स वर्ड है, सर्व अ नोटिस, कौन कर सकता है भला, डीसी। ये दो अपना कीवर्ड निकल के आया यहाँ से, राइट गाइस। तो अपना कीवर्ड था एक डीसी, दूसरा है मे सर्व अ नोटिस। फिर आगे बढ़ते हैं, जो नोटिस सर्व करेगा, रिप्लाई शैल बी फर्निश्ड विद इन 15 days, ये यहाँ पे कीवर्ड है, फ्रॉम द डेट ऑफ सर्विस ऑफ नोटिस अलॉन्ग विथ रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स। तो बेसिकली यहाँ पे रिप्लाई करना है किसको, टीसीएस कलेक्टर को, क्योंकि नोटिस उसको गया, विद इन 15 days फ्रॉम द डेट ऑफ सर्विस ऑफ नोटिस अलॉन्ग विथ रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स। तो यहाँ पे 3 कीवर्ड निकल के आगे आया। फिर तीसरा बॉक्स में चलो, देखो, इन केस द पर्सन, मतलब फेल्स, कौन करता है, द टीसीएस कलेक्टर, जो अपना टीसीएस कलेक्टर है, इफ दैट पर्सन makes any failure to furnish requisite documents, then maximum ₹25,000 का पेनल्टी लेवी हो सकता है अंडर सेक्शन 122। सो गाइज, दिस इज द स्मॉल प्रोसीजरल पार्ट ऑफ टीसीएस। एंड वहाँ पे उसके बाद एक लास्ट कॉन्सेप्ट है, दैट इज सेक्शन 53, ट्रांसफर ऑफ आईटीसी, मतलब किसका ट्रांसफर हो रहा है आईटीसी का, इन बिटवीन जो गवर्नमेंट का मैकेनिज्म है, आईजीएसटी फंड है वो सीजीएसटी फंड में ट्रांसफर होगा, एसजीएसटी में होगा, यूटीजीएसटी में होगा, मतलब दिस इज गवर्नमेंट फंड ट्रांसफर मैकेनिज्म। देखो ये वाला चीज़ अपना सिलेबस में तो है, बट दिस इज नॉट actually relevant for our exam purposes. This is only for GK, that is general knowledge. So मैं ये वाला चीज़ नहीं करा रहा हूँ because this is really not relevant. आप लोगों को चाहिए तो आप लोग ICI का स्टडी मेट या मेरे नोट से बाद में आप लोग जनरल नॉलेज पढ़ लेना। तो गाइज दिस इज़ इट, द चैप्टर मैनर ऑफ पेमेंट इज़ अ वेरी ब्यूटिफुल चैप्टर। डेफिनेटली ये मेरा सजेशन है, डू practice all relevant practice questions given in ICAI वेबसाइट। वो आप लोग डाउनलोड कर लेना, प्रिंट करा लेना, उसमें से कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस मैं मार्क करा दूंगा आपके एग्ज़ाम से पहले, जो लास्ट डे रिवीजन में आप लोग देख के चले जाना, बिकॉज वही कुछ क्वेश्चंस करने से सारा मेजर कॉन्सेप्ट्स कवर हो जाएंगे आपके। गाइस, दिस इज द एंड ऑफ दिस वेरी चैप्टर। लेट्स मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट टॉपिक क्विकली, and that is
our next topic is yes, e-वे बिल। तो गाइस ई-वे बिल देखो बहुत ही छोटा सा चैप्टर है, इतना बड़ा तो है नहीं, जल्दी से ही ख़त्म हो जाएगा। तो बेसिकली ई-वे बिल चालू कर रहे हैं अभी। सी आवर नेक्स्ट चैप्टर इज ई-वे बिल। तो ये चैप्टर का क्रक्स ऊपर ही लिखा हुआ है मैंने, दैट इज क्रक्स ये है इनवॉइस वाइज ई-वे बिल जनरेशन, दैट इज इनवॉइस वाइज ई-वे बिल जनरेशन। ठीक है, चलो ई-वे बिल का सेक्शन नंबर है सेक्शन 68। देखो ई-वे बिल इज अ नेशनल डॉक्यूमेंट एंड नो नीड ऑफ सेपरेट ई-वे बिल फॉर सेपरेट स्टेट्स। मीन्स one e-वे bill is valid for pan India basis, pan India basis, right guys? या फिर आगे बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन ये है वाई। देखो वाई ई-वे बिल, अभी ई-वे बिल जनरेट करना है, क्यों करना है? इसका बेसिकली आंसर ऐसा है, टू कंट्रोल बोगस इनवॉइस प्रैक्टिस एंड टू स्टॉप टैक्स इवेजन। कीवर्ड्स क्या हो गया? एक तो बोगस इनवॉइस को रोकना, दूसरा टैक्स इवेजन मतलब टैक्स की चोरी, उसको रोकना। तो दिस इज द मेन मोटिव टू जनरेट ई-वे बिल। तो ई-वे बिल इज बेसिकली a tracking सिस्टम। ठीक है, ओवरव्यू हो गया चैप्टर का। नेक्स्ट देखो व्हेन ई-वे बिल, अभी ई-वे बिल जनरेट तो करना है पर कब करना है? तो यहाँ पे मूवमेंट इज द कीवर्ड, सप्लाई नहीं, मूवमेंट। देखो जो ई-वे बिल अपने को जनरेट करना है बिफोर मूवमेंट ऑफ गुड्स स्टार्ट्स, ये लाइन दिमाग में एकदम सेट कर लो। यहाँ पे नोट है, बट ई-वे बिल कैन बी जनरेटेड इवन आफ्टर मूवमेंट इन केस ऑफ ट्रांसफ़र वाया, एक तो शिप से हो रही है, एयर, रेल। तो शिप वाले केसेस में, एयर वाले केसेस में, रेल वाले केसेस में ई-वे बिल कैन बी जनरेटेड आफ्टर मूवमेंट ऑल्सो। तो ये वाले केसेस में बट ई-वे बिल शैल बी प्रेजेंटेड बिफोर टेकिंग डिलीवरी ऑफ गुड्स। तो ई-वे बिल कब? देखो यहाँ पे एक एक्सेप्शन है। फर्स्ट ऑफ ऑल देखो ऐसे याद रख लो, व्हेन ई-वे बिल बिफोर मूवमेंट ऑफ गुड्स स्टार्ट्स, इसका एक एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन इज इन केस ऑफ शिप, एयर, रेल, वो वाले केसेस, मतलब जहाँ पे गुड्स वो मीडियम में ट्रांसपोर्ट हो रहा है, वो केस में ई-वे बिल कैन ऑल्सो बी जनरेटेड आफ्टर मूवमेंट एंड इन केस ऑफ मूवमेंट वाया शिप, एयर, रेल, ई-वे बिल शैल बी प्रेजेंटेड बिफोर टेकिंग डिलीवरी। तो ये बिफोर टेकिंग डिलीवरी, ये वाला चीज़ एक याद रख लो, डिलीवरी ऑफ गुड्स, बिफोर टेकिंग डिलीवरी ऑफ गुड्स, राइट। फिर आगे बढ़ते हैं। जो ई-वे बिल है, रूल 138 ऑफ CGST रूल्स 2017 के मुताबिक इसको दो पार्ट में डिवाइड किया है मैंने। एक तो इंट्रा स्टेट मूवमेंट ऑफ गुड्स, दूसरा इंटर स्टेट मूवमेंट ऑफ गुड्स। देखो जब इंट्रा स्टेट का बात हो रहा है, वहां पे ऑल केसेस ई-वे बिल इज मैंडेटरी इफ वैल्यू ऑफ सप्लाई इज ग्रेटर देन 50,000। मतलब ओनली
one condition, that is value shall be greater than 50,000। तो ये केस में ई वे बिल नेसेसरी जनरेट करना होगा। फिर इधर पे आ जाओ, राइट हैंड साइड में देखो, इंटर स्टेट मूवमेंट है, मतलब दो स्टेट्स इन्वॉल्व है, एक जॉब वर्कर के केस में, फिर हैंडीक्राफ्ट गुड्स जो है बाय कैजुअल टैक्सेबल पर्सन, एंड अदर केसेस आफ्टर 50,000 एक्सीड्स। तो ये तीन केसेस में मैंडेटरी विदाउट लिमिट, मतलब इंटर स्टेट में 50,000 का लिमिट अवेलेबल था, यहाँ पे 50,000 का लिमिट अवेलेबल तो है नहीं, मतलब इसको ऐसे याद रख लो, मोर रिजिड, तो आपको बैठ जाएगा। इंटर स्टेट वाले केसेस में कंडीशन इज मोर रिजिड। तो जॉब वर्कर होगा तो मैंडेटरी विदाउट एनी लिमिट, कोई लिमिट नहीं है। हैंडीक्राफ्ट गुड्स कैजुअल टैक्सेबल पर्सन है, वो केस में भी मैंडेटरी है विदाउट एनी लिमिट। एंड अदर केसेस, मतलब ये तो जनरल कैटेगरी में आ ही गया ना, ये अदर केसेस वाला जो आफ्टर 50,000, दिस इज तो जनरल, आप समझ पा रहे हो, ये जनरल वाला कैटेगरी ऐसे भी है आफ्टर एक्सीडिंग 50,000, प्लस दीज टू आर इन एडिशन। जॉब वर्कर हुआ, हैंडीक्राफ्ट गुड्स हुआ बाई सीटीपी, दैट इज कैजुअल टैक्सेबल पर्सन, तो ये दो केसेस में विदाउट लिमिट, तो ये मोर रिजिड हो गया ऑब्वियसली। फिर देखो वैल्यू फॉर ईवे बिल, यहाँ पे थोड़ा डर्टी दिख रहा है, क्लीन कर देते हैं उसको। यहाँ वैल्यू चलो क्या था उधर, यस, वैल्यू फॉर ई वे बिल। अभी जो वैल्यू फॉर ई वे बिल है, ये मतलब जो अपना केस में 50,000 है ना, 50,000 कैसे कैलकुलेट करोगे? एक तो इनवॉइस में जो वैल्यू है वो इंक्लूसिव ऑफ जीएसटी कॉम्पेंसेशन सेस माइनस एग्जेम्प्टेड गुड्स, तो एग्जेम्प्टेड गुड्स का जो वैल्यू आएगा उसको लेस करो। तो ये जो वैल्यू निकला, अगर दिस इज ग्रेटर देन 50,000 तो ई वे बिल जनरेट करना होगा। इफ दिस वैल्यू इज लेस देन और इक्वल टू 50,000 तो नो ई वे बिल। मतलब यहाँ पे देखो दो पार्ट, एक तो वैल्यू इज ग्रेटर देन 50K, तो यहाँ पे ई वे बिल यस। दूसरा केस में वैल्यू इज लेस देन और इक्वल टू 50K, तो इधर पे ई वे बिल नो। आई होप यू गाइज आर क्लियर ऑन दिस पार्ट। फिर देखो ये सप्लायर है, ये ट्रांसपोर्टर है, ये रेसिपिएंट है। अभी टी आप लोग बाद में भूल जाओगे, लिख देता हूँ, ट्रांसपोर्टर टी से डिनोट किया। तो सप्लायर ने ट्रांसपोर्टर को दिया, ई वे बिल जनरेट हुआ, फिर ट्रांसपोर्टर रेसिपिएंट को दिया, ये साइकिल है, उतना इंपॉर्टेंट है नहीं ड्राइंग। देखो यहाँ पे तीन पार्टी इन्वॉल्व है, फर्स्ट पार्टी इज द सप्लायर, सेकेंड पार्टी ट्रांसपोर्टर, थर्ड पार्टी इज द रेसिपिएंट। क्या बोल रहे हैं भला? एनी वन कैन मेक ई वे बिल इवन इफ अनरजिस्टर्ड, राइट? तो अनरजिस्टर्ड भी हुआ तब भी ई वे बिल एप्लीकेबल है, बिकॉज ई वे बिल में रजिस्ट्रेशन या फिर सप्लाई के साथ कोई कनेक्शन नहीं है। द ओनली थिंग इज मूवमेंट होना चाहिए। देखो ई वे बिल नॉट जनरेटेड आफ्टर एनी वन ऑफ फॉर्म ए और फॉर्म बी इज फिल्ड वैलिड फॉर 15 days टू फिल फॉर्म बी। देखो सी, जो अपना जीएसटीआर, मतलब ई वे बिल का बेसिकली दो पार्ट है। एक है उसमें फॉर्म ए
एंड दूसरा पार्ट है फॉर्म बी। अभी क्या बोल रहे हैं भला, यहाँ पे 15 डेज इंपॉर्टेंट है। देखो, एनी वन कैन मेक ई वे बिल इवन इफ अनरजिस्टर्ड, ई वे बिल नॉट जनरेटेड आफ्टर एनी वन ऑफ फॉर्म ए और फॉर्म बी इज फिल्ड। मतलब जो ई वे बिल है ना, दैट कैन बी जनरेटेड इवन आफ्टर फिलिंग फॉर्म ए और आफ्टर फॉर्म बी। जो यहाँ पे फॉर्म बी होते हैं, दिस needs to be filed by the transporter। ये चीज़ आप लोग एक बार याद रख लो। फिर जो ई वे बिल जनरेट होता है दैट इज़ वैलिड फॉर 15 डेज, मतलब 15 डेज के अंदर अंदर आपको दोनों ही फॉर्म फिलअप कर देना है। फिर जो ई वे बिल है दैट इज़ अ 12 डिजिट कोड विथ क्यू आर कोड। क्यू आर कोड मतलब जो ई वे बिल है ये 12 डिजिट वाला कौन सा है, ई वे बिल इज़ अ 12 डिजिट कोड विथ क्यू आर कोड। अभी क्यू आर कोड का पर्पस क्या है, क्यू आर कोड का ये पर्पस होता है जो रास्ते में अधिकारी उसको पकड़ेगा वेरिफिकेशन पर्पस के लिए, क्विक वेरिफिकेशन पॉसिबल है थ्रू क्यू आर कोड। ये जो ई वे बिल का नंबर है दैट इज़ द ई वे बिल नंबर। ये कौन सा है, ई वे बिल जो नंबर है, दिस नंबर इज कम्युनिकेटेड टू ऑल द 3 पार्टीज बाय एसएमएस और ईमेल। देखो यहाँ पे एक थंब रूल है, बहुत रेड कलर समझ में नहीं आ रहा, यहाँ पे एक थंब रूल है। क्या है भला थंब रूल, 1 ई-वे बिल फॉर 1 इनवॉइस। मतलब पहले ही मैंने ऊपर लिख दिया था, क्रक्स है ई वे बिल नीड्स टू बी जनरेटेड इनवॉइस वाइज। इन केस ऑफ आरसीएम इनवर्ट सप्लाई, देखो जो आरसीएम वाले केसेस है, इन केस ऑफ आरसीएम इनवर्ट सप्लाई जो रेसिपिएंट है सेल्फ ई वे बिल जनरेट करेगा। ये जो सेल्फ ई वे बिल है ये कौन करेगा, रेसिपिएंट जेनरेट्स। क्या जनरेट करता है, सेल्फ ई वे बिल। सेल्फ ई वे बिल कौन करके चलता है, द रेसिपिएंट। कौन से केसेस में, आरसीएम इनवर्ट सप्लाई केसेस में। ठीक है गाइज, यहाँ तक तो हुआ। फिर देखो एक छोटा सा नोट, और द कंसाइनर or the consignee can file the part A earlier, but the transporter files part B when he is ready to move the goods. Hence, validity of e-way bill starts from the date when part B is filled. This line is very important. यहाँ से MCQ वगैरह एक्सपेक्ट कर सकते हो। Validity of the e-way bill starts from the date when part B is filled. This line is very 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 important guys। इसको मैं अलग कलर से मार्क किए देता हूँ। Validity of e-way bill starts from the date when part B is filled। कितना दिन का है, 15 दिन तक वैलिड है। ओके देखो अभी टाइप्स ऑफ ई वे बिल, ये जो हेडिंग है ना, दिस इज टाइप्स ऑफ ई वे बिल। अभी टाइप्स कितने प्रकार के ई वे बिल्स होते हैं वो भी सीख लेंगे। देखो एक तो नॉर्मल ई वे बिल, नॉर्मल मतलब 1 टाइप ऑफ गुड्स, मतलब 1 टाइप ऑफ गुड्स किस में, इन द कंसाइनमेंट
एक ही प्रकार के गुड्स है तो सिंपल नॉर्मल सा ई वे बिल जनरेट होगा, उसको हम लोग बोलते हैं नॉर्मल ई वे बिल। दूसरा कॉन्सेप्ट है बल्क ई वे बिल एंड तीसरा कॉन्सेप्ट है कंसोलिडेटेड ई वे बिल। तो गाइस एक तो हो गया, हाँ देखो नॉर्मल हो गया, फिर अपना आया बल्क ई वे बिल। कौन सा केस में बल्क ई वे बिल? देखो जहाँ पे मल्टीपल गुड्स विथ डिफरेंट एचएसएन नंबर, डिफरेंट एचएसएन नंबर के साथ डिफरेंट गुड्स है, वो वाले केसेस में बल्क ई वे बिल जनरेट करना होगा एंड दिस बल्क ई वे बिल इज सपोर्टेड विथ एक्सेल शीट। फिर तीसरा पार्ट है कंसोलिडेटेड ई वे बिल। अभी कंसोलिडेटेड ई वे बिल क्या होता है वो भी सीख लेंगे, पहले तो नंबरिंग किए देता हूँ। दिस इज नंबर 1, दिस इज आर नंबर 2 एंड दिस इज आर नंबर 3। तो गाइस देखो कंसोलिडेटेड ई वे बिल, दिस इज ऑप्शनल व्हेन मल्टीपल सप्लायर और मल्टीपल रेसिपिएंट इज इन्वॉल्व। अभी ये ऑप्शन है, देखो ये ट्रांसपोर्टर के लिए ऑप्शन है, मतलब ऑप्शनल टू द ट्रांसपोर्टर। अच्छा ये ऊपर भी लिखा हुआ है ट्रांसपोर्टर कैन जनरेट ऑप्शनली। तो गाइज ई वे बिल के टाइप्स भी हम लोग ने सीख लिया। ट्रांसपोर्टर कैन ऑप्शनली जनरेट कंसोलिडेटेड ई वे बिल, ठीक है। फिर देखो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है कैंसलेशन ऑफ ई वे बिल। ई वे बिल कब और कैसे कैंसिल कर सकते हैं? एक तो कैन बी कैंसल्ड बाय द मेकर विद इन 24 आवर्स। यहाँ पे कीवर्ड क्या है? मेकर कैंसिल करता है 24 आवर्स के अंदर अंदर। एंड कैन बी रिजेक्टेड बाय अदर टू पार्टीज विद इन 72 आवर्स। यहाँ पे 24 आवर्स एंड मेकर, एंड यहाँ पे दिस कैन बी रिजेक्टेड बाय अदर टू पार्टीज। यहाँ पे अदर टू पार्टीज इज द की वर्ड विद इन 72 आवर्स अदर देन जनरेटर। मतलब टू पार्टीज अदर कौन सा है? ऑब्वियसली जो जनरेट करेगा बाकी दोनों पार्टी। तो कैन बी रिजेक्टेड बाय अदर टू पार्टीज विद इन 72 आवर्स अदर देन जनरेटर। सो 72 आवर्स कहाँ से? फ्रॉम जनरेशन, ऑब्वियसली फ्रॉम जनरेशन ऑफ ई वे बिल। फिर देखो एक छोटा सा नोट दिया हुआ है, ये नोट है, वंस वेरीफाइड बाय एन ऑफिसर ई वे बिल कैन नॉट बी कैंसल्ड। दिस इज अ स्मॉल नोट। एक बार वेरीफाई हो गया रास्ते में ई वे बिल तो उसके बाद कैंसलेशन पॉसिबल नहीं है, बस याद रख लो। फिर देखो एग्जेम्पशन फ्रॉम ई वे बिल। एग्जेम्पशन फ्रॉम ई वे बिल क्या है बोला? इन सिंपल वर्ड्स, नॉन एप्लीकेबिलिटी, नॉन एप्लीकेबिलिटी ऑफ ई वे बिल। मतलब कौन कौन से केसेस में ई वे बिल जनरेट नहीं करना होगा। तो एक तो देखो गुड्स वाइज एग्जेम्पशन है, तो गुड्स वाइज में एग्जेम्प्टेड या फिर नॉन टैक्सेबल कैटेगरी के गुड्स होंगे। एज फॉर एग्जाम्पल, दिस इज फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पे अगर एम्प्टी एलपीजी सिलेंडर फॉर रीफिल वो जा रहा है तो नो नीड फॉर ई वे बिल। फिर देखो जो जेम्स ज्वेलरी, यहाँ पे भी ई वे बिल जनरेशन नहीं चाहिए बिकॉज सेंसिटिव आर्टिकल, मतलब पहले से किसी को पता चल गया तो बहुत कॉस्टली महंगा सामान रहता है, तो रिस्क या फेयर है। फिर देखो कोल, एलपीजी, केरोसिन ऑयल, these are inflammable, these are inflammable, मतलब कभी भी आग लग सकती है तो डेंजरस चीज़ है, इसमें भी एग्जेम्पशन किया हुआ है। फिर जो पोस्टल गुड्स है, अभी पोस्टल गुड्स जो होते हैं ना, दीज आर नेसेसिटी। तो ये सारे जो रीजंस है, ये रीजंस के चलते यहाँ पे ई वे बिल जनरेशन में थोड़ा रिलैक्सेशन मिला हुआ है। ये
गुड्स वाइज कैटेगरीज में, राइट। फिर आगे बढ़ते हैं। फिर नेक्स्ट अपना एग्जामिशन का कैटेगरी है एरिया वाइज। अभी एरिया वाइज क्या है, दो पार्ट है। गुड्स इन कस्टम कंट्रोल, जो कस्टम एरिया दैट इज SEZ से DTA के अंदर इंटर, मतलब ये इंटर मूवमेंट हो रहा है, तो ये वाले केसेस में मतलब गुड्स अभी भी कस्टम कंट्रोल एरिया में ही है, तो उसमें नो ईवेबल रिक्वायरमेंट। देन गुड्स टू नेपाल भूटान, मतलब these are basically the reason being brother countries, तो यहाँ पे भी एग्जाम्शन दिया हुआ है, नेपाल भूटान जा रही है तो नहीं चाहिए। फिर देखो व्हीकल वाइज एग्जाम्शन। अभी व्हीकल वाइज क्या है, जो कोई भी गुड्स अगर नॉन मोटर व्हीकल में ट्रांसपोर्ट हो रहा है, दैट इज कार्ट, टांगा एट्सेट्रा, तो नो ईवेबल। पोस्टल व्हीकल्स, जो पोस्ट ऑफिस वैन्स है, अभी ये सरकारी ही है, उसको क्या तुम ईवेबल जनरेट करवाओगे। फिर तीसरा है कैश कैरिंग व्हीकल्स, मतलब जो ATM रिप्लेनिशमेंट वो जो गाड़ियाँ आती है ना वो। फिर चौथा कैटेगरी है पर्सन वाइज एग्जाम्शन। ये पर्सन वाइज एग्जाम्शन क्या है वो भी सीख लेते हैं। कोई भी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट हुआ, फिर वेमेंट स्टेशन मतलब कांटा, जहाँ पे वो ट्रक्स का वजन लिया जाता है, वो वेमेंट स्टेशन इफ अप टू 20 किलोमीटर फ्रॉम फैक्ट्री तभी एग्जेम्प्ट है। इसका क्या मतलब है, दिस मीन्स इफ द weighment station is located beyond 20 kilometers from the factory, तो ई-वे बिल इज रिक्वायर्ड। तो गाइस ई-वे बिल का एग्जाम्शन का अपना चल रहा है। आई होप आप लोगों को ये इजी जा रहा है, बिकॉज मैंने बहुत मेहनत करके इसको एकदम कंप्रेस्ड फॉर्मेट में लाया है। फिर देखो ई-वे बिल जनरेशन, मतलब जो ये एक अमेंडमेंट है, जो ई-वे बिल जनरेशन पावर है ना सप्लायर का या फिर रेसिपिएंट का, वो पावर, दिस पावर कैन बी विथड्रॉन, मतलब दिस इज अ penal provision. This is a penal provision. That is, this person cannot issue e-way bill. This person cannot issue e-way bill. कौन सा केसेस है, एक तो देखो जो GSTR 3B फाइल करना होता है, दैट इज नॉट फाइल्ड फॉर 2 months। फिर GST CMP 08 दैट इज कंपोजिशन डीलर नॉट फाइल्ड फॉर 2 quarters। अभी ये कौन सा केसेस है, कंपोजिशन वाले 2 क्वार्टर तक नहीं फाइल किया। नॉर्मल जो टैक्सेबल पर्सन है 2 महीना कंसिक्यूटिव, सब कंसिक्यूटिव होना चाहिए। एक यहाँ पे कीवर्ड है कंसिक्यूटिव पीरियड, ठीक है। फिर तीसरा है GSTR 1 नॉट फाइल्ड फॉर 2 कंसिक्यूटिव टैक्स पीरियड्स, मंथली हो या फिर क्वार्टरली हो। ये सब केसेस में जो ई-वे बिल जनरेशन पावर है दैट इज विथड्रॉन। फिर देखो एडिंग बेनिफिशियरी फॉर नेक्स्ट बैंकिंग, एडिंग बेनिफिशियरी फॉर नेट बैंकिंग पर्पस, या फिर लिस्ट ऑफ कस्टमर्स, लिस्ट ऑफ सप्लायर्स, HSN नंबर एट्सेट्रा आर अलाउड टू सेव ऑन द पोर्टल। कॉमन सा बात है यार, कोई पोर्टल में कभी भी हम लोग एक चीज़ कर देता है
तो वो करने के बाद वो डेटा ऑटोमेटिकली सेव हो जाते हैं एंड नेक्स्ट टाइम वो डेटा फिल नहीं करना पड़ता है। तो वही बोल रहा है कि जी एक बार ई वे बिल फिल कर दिया वो सब ऑटोमेटिकली सेव हो जाएगा। तो इसका वेबसाइट है www.eWaybill.gov.in, also can be retrieved via gst.gov.in। तो www.eWaybill.gov.in, ये इसका डायरेक्ट लिंक है ई वे बिल का। एंड दूसरा तरीका ऑल्सो कैन बी रिट्रीव्ड थ्रू gst.gov.in विच इज़ कॉमन पोर्टल। तो दोनों तरीके से ई वे बिल एक्सेस किया जा सकता है। फिर देखो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आ रहा है अपना वैलिडिटी ऑफ ई वे बिल, मतलब जो ई वे बिल जनरेट किया वो कब तक वैलिड होगा। एक तो टाइप ऑफ कार्गो के हिसाब से, दूसरा है डिस्टेंस ट्रैवल्ड के हिसाब से क्लासिफाई करेंगे। जो कार्गो के हिसाब से है मतलब ये जो टाइप ऑफ कार्गो एंड डिस्टेंस ट्रैवल्ड, दीज टू कंडीशंस हम लोग चेक करेंगे इन कॉम्बिनेशन, दैट इज टू कंडीशंस are checked, two conditions are checked in combination। तो ये कॉम्बिनेशन में चेक करेंगे। देखो जो नॉर्मल कार्गो है एंड दूसरा है ओवर डायमेंशनल कार्गो। कई बार देखे ना, बड़ा टाइप का कुछ लेके जा रहा है कोई ट्रक, मतलब स्पीड बहुत कम है, तो जो नॉर्मल कार्गो है उसके लिए 1000 किलोमीटर और पार्ट, ये देखो ये ढंग से समझना, जो नॉर्मल कार्गो है मतलब नॉट बीइंग ओवरसाइज्ड, इसके केस में 1000 किलोमीटर और एनी पार्ट देयर ऑफ दिस विल बी काउंटेड एज 1 डे। एंड जो दूसरा कैटेगरी ओवर डायमेंशनल कार्गो है इसके केस में 20 किलोमीटर और पार्ट इज काउंटेड एज 1 डे। तो ये जो 1 डे करके यहाँ पे हो रहा है ना, जो 15 दिन का कैलकुलेशन है, मतलब जो 15 डेज वैलिडिटी कैलकुलेशन है, वो 15 डेज तक पहुँचने के लिए हम लोग इतना कुछ कर रहे हैं। आई होप आप लोगों को समझा होगा ये चीज़। तो ओवर डायमेंशनल के केस में 20 किलोमीटर और एनी पार्ट देयर ऑफ इज काउंटेड एज 1 डे। ये 1 डे करके हम लोगों को पहुंचना है जो 15 दिन का वैलिडिटी कैलकुलेशन है उसमें। फिर देखो एक कॉन्सेप्ट है यूज़ ऑफ मल्टीपल व्हीकल्स इन अ सिंगल ट्रांसपोर्ट। एक तो कंडीशंस क्या क्या है, इंट्रा स्टेट मूवमेंट होना चाहिए, फिर अप टू 50 किलोमीटर्स के अंदर अंदर होना चाहिए। ये दोनों अगर सेटिस्फाई कंबाइंडली होते हैं, मतलब एक तो इंट्रास्टेट हो गया, दूसरा अप टू 50 किलोमीटर्स, दोनों इन कंबाइंडली अगर सेटिस्फाइड हुआ, वो केस में नो नीड टू अपडेट विद व्हीकल डिटेल इन पार्ट बी। दैट इज no need to update with vehicle detail in part B। ठीक है, for such vehicle no need to update with vehicle details in part B for such vehicle। अभी इसका कंडीशन क्या है, दो कंडीशन है। फर्स्ट कंडीशन इज इंट्रास्टेट होना चाहिए, फर्स्ट कंडीशन इज ये इंट्रास्टेट होना चाहिए, दूसरा है अप टू 50 किलोमीटर्स होना चाहिए। दोनों कॉम्बिनेशन में सेटिस्फाई हुआ, वो केस में पार्ट बी जो व्हीकल डिटेल्स है दैट इज़ नॉट रिक्वायर्ड। फिर ई वे बिल, ये प्रोसीजरल पार्ट हो गया।
E-waybill is generated by form GST EWB 01 MCQ आ सकते हैं। तो इसका एक पार्ट ए है, सप्लायर एंड रेसिपिएंट, मतलब यहाँ पे पार्ट ए में सप्लायर डिटेल, रेसिपिएंट्स डिटेल, गुड्स डिटेल्स एंड HSN नंबर एट्सेट्रा रहेगा। एंड जो पार्ट बी है दैट इज ट्रांसपोर्टर डिटेल। ठीक है, ये ई-वे बिल का बेसिकली क्या नाम दे इसको, कंपोनेंट्स नाम दिए देते हैं, इसको नाम देते हैं कंपोनेंट्स ऑफ ई-वे बिल। तो ये गाइज दिस पार्ट में अपना कंपोजिशन ख़त्म हुआ। अभी आगे ये देखना है कि ई-वे-बिल शायद ऑलमोस्ट ख़त्म हो गया। ओके, और इतना सा ही बचा है। चलो देखो, इफ़ द इंटरसेप्टर, अभी इंटरसेप्टर कौन है? जो ऑफिसर है। इंटरसेप्टर मतलब इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर। जो इंटरसेप्टर अगर इन्वेस्टिगेट किया तो एक ऑनलाइन समरी उसको अपलोड करना होगा विद इन 24 आवर्स। दैट इज 24 आवर्स के अंदर अंदर ऑफिसर को एक समरी ऑनलाइन अपलोड करना होगा। फिर उसके बाद एक डिटेल्ड रिपोर्ट उसको सबमिट करना है विद इन 3 डेज एंड 3 डेज का एक्सटेंशन। 3+3 का क्या मतलब है? ये मतलब है विथ 3 डेज एक्सटेंशन। राइट गाइस, यहाँ पे टाइमलाइन क्या है? एक तो 24 आवर्स है, दूसरा है 3+3 डेज। यहाँ पे समरी अपलोड करेगा, यहाँ पे डिटेल्ड रिपोर्ट देगा। तो ये हुआ। फिर देखो, इफ द पर्सन इन चार्ज दैट इज द ड्राइवर इज होल्ड ग्रेटर देन 30 मिनट्स, मतलब होल्ड ग्रेटर देन 30 मिनट्स मतलब इसका ये मतलब है अगर ऑफिसर ने ड्राइवर को 30 मिनट से ज़्यादा रुकाया फॉर द चेकिंग पर्पस। तो ये अगर सीन बन रहा है, अगर ऑफिसर ने ड्राइवर को 30 मिनट से ज़्यादा रुकाया है फॉर हिज चेकिंग पर्पसेस, तो वो केस में द ड्राइवर कैन फाइल अ कंप्लेंट अगेंस्ट द PIC, मतलब अगेंस्ट द इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर। वंस वेरिफिकेशन इज डन, नो सेकेंड वेरिफिकेशन इज नीडेड। मतलब एक बार कोई ऑफिसर ने चेक कर लिया तो दूसरा कोई ऑफिसर फिर से इरिटेट नहीं करेगा। फिर देखो, ये पेनल्टी वाला पार्ट है ई-वे-बिल का। मतलब अगर ई-वे-बिल जनरेट नहीं किया तो क्या होगा? इफ़ नो ई-वे-बिल इज जनरेटेड, वो केस में क्या होता है, तो ये भी देख लेते हैं। पेनल्टी अंडर सेक्शन 122, एक तो द टैक्स अमाउंट इन्वॉल्व उसका 100%, या फिर ₹10,000 विच एवर इज हायर। तो क्या था? जो टैक्स अमाउंट इन्वॉल्व है उसका पूरा दैट इज 100%, या फिर ₹10,000, दोनों में से विच एवर इज हायर दैट विल बी चार्ज्ड एज पेनल्टी। हायर इज इक्वल टू पेनल्टी अंडर सेक्शन 122। फिर नीचे एक है अंडर सेक्शन 129, डिटेंशन ऑफ गुड्स along with the conveyance by the investigating proper officer if no e-way-bill। मतलब this is the worst
केस सिनेरियो। ये सब वर्ड्स इसलिए बोलता हूँ कि आप लोगों को वो याद रह जाए। वर्स्ट केस सिनेरियो कौन सा था? अच्छा हाँ, डिटेंशन ऑफ गुड्स अलॉन्ग विद द, एक तो यहाँ पे गुड्स भी ले लिया, फिर कन्वेंस भी ले लिया, इफ नो इवेबल। ये कौन सा सेक्शन के अंडर आता है? सेक्शन 129। तो गाइज, दिस वाज आवर लवली चैप्टर इवेबल। हम लोग ने आज इवेबल का पूरा कॉन्सेप्ट्स पढ़ लिए। फिर देखो, उसके पहले मैनर ऑफ पेमेंट का टीसीएस वाला पार्ट ख़त्म किया। तो होप गाइज, इसके बाद शायद सिर्फ रिफ़ंड बच जाता है, जो मैं शायद कल ही करवा दूंगा आप लोगों को। तो रिफ़ंड के बाद बाकी जो पार्ट है, अभी ये वाला अटेम्प्ट के लिए तो उतना पॉसिबल होगा नहीं आई गेस, बिकॉज मैं अटेम्प्ट के लिए प्रिपरेशन ले रहा था। तो एंड में यही बोलूँगा कि पढ़ते रहो, आगे बढ़ते रहो। एग्ज़ाम आज आ गए आप लोगों के, टाइम और ज़्यादा है नहीं। अभी सोशल मीडिया ये सब से जो काम का चीज़ है, बस उसी को फ़िल्टर करके यूज़ करो। ज़्यादा इधर उधर की बातों में मत जाओ कि एग्ज़ाम सेंटर कहाँ है, क्या चेंज हो गया, आईसीआई का क्वेश्चन टफ होगा, इजी होगा। अरे जो भी होगा आप लोगों को फेस करना है वो। दिस इज़ द हार्श रियलिटी गाइज। तो टाइम बिल्कुल भी नहीं है। मेक द बेस्ट ऑफ द अवेलेबल टाइम विथ यू। एंड गाइज, मोस्ट प्रोबेबली कल मिलेंगे विद द रिफंड चैप्टर। एंड मेरे वीडियोस अगर आप लोगों को अच्छे लगते हैं तो डेफिनेटली सब्सक्राइब करो, बिकॉज मैं भी नया हूँ। मेरे को सब्सक्रिप्शंस, कमेंट्स ये सब देखने से मेरा भी मोटिवेशन आता है कि नहीं, आप लोगों को अच्छा लग रहा है तो और बनाओ। एंड मे अटेम्प्ट के लिए तो फुल फ्लेज मेरे लेक्चर्स सब प्रिपेयर्ड ही रहेगा, अलॉन्ग विद द क्वेश्चन आंसर सॉल्यूशंस, एवरीथिंग। तो गाइज, जस्ट यही उम्मीद करूँगा आप लोगों का एग्ज़ाम अच्छा जाए। चलो गाइज, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल। चलो।